नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 021 में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये 12 मई का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है। हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई हैं जिनको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। ठीक है, सबसे पहला ये मुझे अपन को कीवर्ड ये समझना चाहिए और कहीं पे भी जगह मिले यूज़ करना चाहिए। ऑस्टेरिटी पुश, इसको इकोनॉमिक्स में यूज़ कर सकते हैं और कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन इसको इकोनॉमिक्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑस्टेरिटी पुश। दूसरी देखो क्या न्यूज़ निकल के आती है। ऑफिसर हु ओवर्स ऑफ बंगाल एसआईआर अपॉइंटेड चीफ सेक्रेटरी। क्विड प्रो को जैसा केस प्रतीत हो रहा है, बट चूँकि पॉलिटिकल इन नेचर है अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे उसको। देन ये क्या है, ग्रेव सेफ्टी लैप्सेस फ्लैग्ड गवर्नमेंट वार्न्स ऑफ स्ट्रिक्ट एक्शन। ओके, तो ये न्यूज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्कूलों को सो कॉज नोटिस दिया जाता है, उसको उसमें क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो उसमें चाइल्ड सेफ्टी बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये इसमें से मुझे समझने को मिला है ना। चलो ये दोनों न्यूज़ भी जो है एक तरीके से बड़ी बुरी बात है। इस एस्पिरेंट्स बड़ी मेहनत करके पेपर देते हैं और पेपर इस तरीके से लीक हो जाता है ना, तो बड़ी दिक्कत होती है। सोचो किसी के अच्छे नंबर आ रहे हों और दोबारा एग्ज़ाम देने पड़े। देन ये क्या है, वाई सेविंग फॉर एक्स। ठीक है, एक्चुअली सोमनाथ मंदिर के ऊपर ना रिसेंटली बहुत ज़्यादा पुश किया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा, तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ समझ लेते हैं सोमनाथ मंदिर के बारे में। तो पहली बात ये है कि सोमनाथ मंदिर इज़ नोन फॉर कि इसको रिपीटेडली प्लंडर किया गया, लूट किया गया, उसके बावजूद ये आज खड़ा हुआ है और मजबूती से खड़ा हुआ है। तो इट्स अ people say it's an epic of conquest when they praise the Genghis Khan, when they praise actually Muhammad Ghori, है ना। But it is actually epic of resistance. That was the keyword that I learned regarding this particular news. So epic of resistance and epic of conquest. It is actually a story of reconstruction. It is a story of resistance and rebuild. तो ये उस तरीके की स्टोरी। फिर मैंने समझने की कोशिश करी कि क्या कुछ अपन उसमें से और जान सकते हैं। तो एक्चुअली यहाँ त्रिवेणी संगम है जहाँ पर 3 नदियाँ मिलती हैं, सरस्वती नदी, हिरन नदी और एक और नदी। तो उसमें मेरे मन में एक सवाल ये आया कि हिरन नदी जो है वो किसकी सहायक नदी, ये आप लोगों के लिए सवाल है। ठीक है, आसान सा सवाल है। इसमें एक चीज़ और है कि सोमनाथ मंदिर के ऊपर यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्या पूछा हुआ था, तो बेसिकली ये पूछा हुआ था कि के मुंशी जी जो थे, एक पॉलिटिशियन थे, उनके रिक्वेस्ट पे इसको परस्यू किया गया। तो देन फाइनली हमारी गवर्नमेंट ने इसको जो है रीबिल्ड किया, बेसिकली जो भी प्रॉब्लम्स थी ठीक करी। और उसमें जो राजेंद्र प्रसाद जी थे ना, उन्होंने इसकी सेरेमनी का, इनाग्रेशन सेरेमनी में जो है पार्ट लिया था। तो वो एक ऑप्शन में दिया हुआ, तो वो उसका आंसर है। देन कुछ और कीवर्ड्स, कुछ और नाम आए, स्टोरीज़ आए, जिनको मैं ऐसे ही मेरा मन किया स्टोरी सुनाने का, तो अपने किसी दूसरे चैनल पे डालूंगा। बट ये फ़िलहाल समझ लो कि भीम वन का अगर आपको नाम सुनाई पड़ेगा तो वो चालुक्य वंश से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये इन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, मैं इसको अपने चैनल पे डाल दूँगा। आप इसको जो है, आपकी इच्छा हो तो आप इसको ले लेना, नोट्स बना लेना इससे। इसका हर एक कीवर्ड जो इसने एक्सप्लेन किया है, अनघ जय कुमार, अब ये मैम हैं, सर हैं, हुए जो भी हैं पता नहीं, बट जिसने भी ये आर्टिकल लिखा है ना, बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, कीवर्ड्स को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को, एल नीनो को, देन वेट बल्ब टेम्परेचर, ये यूपीएससी में बहुत बार अपीयर होता है ये पर्टिकुलर कीवर्ड। तो इनको अलग से जो है आपको समझना चाहिए, मैं इसको ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थॉरो अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसमें, सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग से काम नहीं चलेगा। तो उसको खुद से पढ़ना है इसको। आगे बढ़ते हैं। पीएम फ्रेम्स सीवियरिटी ऑफ एनर्जी चैलेंज। तो बेसिकली ये है कि ये आपको थोड़े से फैक्ट अगर पता हो कि 2025-26 में इंडिया ने जो क्रूड ऑयल प्रोडक्ट्स है ना, 173 बिलियन डॉलर का जो है इंपोर्ट किया, हमारा बिल रहा। और गोल्ड इंपोर्ट हमारा नियर अबाउट 72 बिलियन का रहा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आइडिया लगे क्योंकि आगे चल कर के एक दूसरी न्यूज़ मिलेगी, उसमें काम आएगा।
देन व्हेन वीमेन एंटर द लेजिस्लेचर द एजेंडा चेंजेस। तो इसमें एक प्रकार का मतलब बेसिकली आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हो इस तरीके का कंपैरिजन। न्यूजीलैंड जर्मनी का एग्जांपल, देन रवांडा का एग्जांपल, किस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव डिड नॉट डाइल्यूट मेरिट। अक्सर लोगों को मतलब बेसिकली देखो समाज में ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो जैसे डिबेट है ना, कुछ टॉपिक्स पे डिबेट्स फिक्स हैं, टॉपिक्स फिक्स हैं, आइडियाज़ फिक्स हैं, वो पूछे जाते हैं, कंटिन्यूसली डिस्कस किए जाते हैं। तो उनमें से एक आइडिया ये है रिजर्वेशन वर्सेस मेरिट का एक आइडिया है। तो राइटर ने बताया कि इन देशों में रिजर्वेशन डिड नॉट डाइल्यूट द मेरिट, है ना। तो ये हो गया। और इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, उसमें 15 साल की जो है सनसेट क्लॉज है उसका, 15 साल तक ही उसको शुरू में इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद ये जो आर्टिकल है अच्छा आर्टिकल मुझे लगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट AI लेसन मस्ट बी टॉट एट होम। तो इसको आप GS4 में यूज़ कर सकते हो, रोल ऑफ फैमिली में, उसमें एक टॉपिक है सिलेबस में। और ऐसे में भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे में आप एग्जांपल बेसिकली ऐसे में एक्सप्लोर करते हैं ना अपन टॉपिक्स को। तो टेक्नोलॉजी भी आजकल सभी लोग लिखेंगे, तो आपका ऐसे जो है थोड़ा सा डिफरेंट कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। तो इसको भी मैं जो है अपने ग्रुप पे शेयर कर दूँगा। चलो देखो ये आर्टिकल आया है, इस पे एक्चुअली इन्होंने बताने की कोशिश करी है कि इथेनॉल पुश जो है शुरू किया गया 2001 के आसपास जो है शुरुआत की गई। देन प्रॉपर इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल EBP प्रोग्राम जो है 2003 में लेकर आए ये लोग, और EBP प्रोग्राम हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। देन इसमें एक अच्छा सा फैक्ट बताया है कि 2014 से 2024 के बीच में EBP की वजह से हमने क्रूड ऑयल सब्सटीट्यूशन अचीव किया 193 लाख मैट्रिक टन का। बट इसकी वजह से कोई सब्सटेंशियल क्रूड ऑयल इंपोर्ट रिड्यूस नहीं हुआ, नियर अबाउट 3% रिड्यूस हुआ मात्र, है ना। तो एक जो है ये डेटा मैंने कहीं पढ़ा, यहीं पे पढ़ा था, ठीक है। तो ये पढ़ा, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि डिमांड जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हुई है बीते दशक में, है ना। देन नीति आयोग की एक रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि E20 पेट्रोल में ना कितना इथेनॉल रिक्वायरमेंट ऑफ इतने लीटर्स, E20 में हमने इतना जो है इथेनॉल रिक्वायरमेंट थी, कितनी 1016 करोड़ लीटर्स। अगर हम E20 की जगह E30 इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें हमारी जो इथेनॉल की रिक्वायरमेंट रहेगी कि 1735 करोड़ लीटर्स। इसको पढ़ के तो मुझे लग रहा है कि इथेनॉल बनाने वाली जो कंपनियां हैं ना, वो उनका फ्यूचर ब्राइट है, ऐसा लग रहा मुझे। अब देन कुछ और बातें इसमें डिस्कस की गई, तो इसमें मुझे जो समझ में आया कि ये UPSC ने जो क्वेश्चन पूछा हुआ, तो मैंने सोचा वो रिवाइज़ करा दूँ आप लोगों को। क्वेश्चन ये था कि जो इथेनॉल प्रोडक्शन होता है ना, वो कई सोर्सेज से होता है, और अलग अलग सोर्सेज की वजह से उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल फ्यूल, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। तो जो फर्स्ट जनरेशन कंसिडर किया जाता है इथेनॉल प्रोडक्शन, उसको कहा जाता है डेराइव्ड फ्रॉम ईडेबल फूड। ईडेबल फूड से इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। और लेकिन इसकी वजह से एक प्रॉब्लम जनरेट होती है, फूड वर्सेस फ्यूल की प्रॉब्लम। सेकेंड जनरेशन इथेनॉल फ्यूल जो होता है वो नॉन फूड एग्रीकल्चरल वेस्ट से जनरेट होता है, जैसे कि वीट स्टाक, है ना, गेहूँ के दाने निकाल लिए जाते हैं, तो जो चीज़ बचती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया क्या? पहले में ईडेबल फूड को इस्तेमाल करते हैं, दूसरे में नॉन ईडेबल एग्रीकल्चरल वेस्ट, थर्ड में एक्वेटिक बायोमास। एक्वेटिक बायोमास में ये होता है अलगी इस्तेमाल की जाती है। हम लोगों को मुझे याद है कि मेरे कोई टीचर थे यार, एक उन्होंने अलगी के बारे में बताया था कि कैसे अलगी का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है एनर्जी जनरेट करने के लिए, है ना। तो अलगी जो है यूज़ की जा रही है। अलगी एक प्रकार का एक्वेटिक बायोमास है जो थर्ड जनरेशन इथेनॉल फ्यूल प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल किया जाता है। देन फोर्थ जनरेशन में क्या होता है, यूजेस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स टू स्टोर CO2। तो ये इस प्रकार का जो है प्रोग्राम, इसको 4G इथेनॉल जनरेशन फ्यूल कहा जाता है। बेसिकली 4G फ्यूल कहा जाता है, इथेनॉल फ्यूल कहा जाता है। देन कुछ और बातें फ़िलहाल वो उतनी अभी काम की नहीं है ना। तो हम लोगों ने इसमें की फैक्ट समझ लिए, 1016 लीटर से 1017 मतलब बेसिकली 1700 करोड़ लीटर अपन को इथेनॉल फ्यूल चाहिए होगा अगर हम E30 प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है।
इसके ऊपर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनना चाहिए, शायद ऑलरेडी बन चुका है या बनना नहीं बना तो बनना चाहिए। कंपैरिजन होना चाहिए इथेनॉल फ्यूल का पेट्रोल से, उनकी कैलोरीफिक वैल्यू से। तो इसको प्लीज़ आप एक बार पढ़िएगा, मैंने एक दिन कहीं पढ़ा था, मैं आपको किसी और दिन जो इसको करवाऊँगा। इसके साथ साथ पैरेलली में ये जान लो, एक पीएम जीवन योजना होती है। पीएम जीवन योजना का मतलब क्या है? जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण। ठीक है, आप इसका फ़ोटो भी खींच सकते हो। ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंतर्गत 2019 में शुरू करी गई थी। इससे 2G इथेनॉल फ्यूल जो है जनरेट करने का प्रोग्राम था बेसिकली। ठीक है, अभी इसको वर्तमान में 2028-29 के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, 2024 में एक्सटेंड किया गया था। देन ये ऑलरेडी आप लोग जानते हो, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। जीरो डे वल्नरेबिलिटी क्या होती है? जीरो डे रिफर्स टू द फैक्ट दैट सिक्योरिटी इंजीनियर्स हैव हैड 0 days टू डेवलप ए फिक्स फॉर द वल्नरेबिलिटी। वाओ, आज इसका प्रॉपर मतलब समझ में आया। देन कुछ और है इसमें? कुछ और नहीं है, तो अब हम लोग देखेंगे 11 तारीख का। 11 तारीख का इंडियन एक्सप्रेस देखते हैं, इसमें क्या ऐसी न्यूज़ है जो अपन को देख लेनी चाहिए। इसी वीडियो में हम लोग देख लेंगे। You know one till someone lets you down. स्क्रैमजेट कनेक्ट पाइप टेस्ट, DRDO ने एक टेस्ट कंडक्ट करवाया है। स्क्रैमजेट DRDO का मतलब न्यू हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का। देन ठीक है, देखो जो दूसरी मैं न्यूज़ बेसिकली बहुत पुरानी मेरे पास एक क्लिप पड़ी हुई थी, उससे देख करके मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, हाइपरसोनिक मिसाइल्स आर क्लास ऑफ एडवांस्ड वेपनरी दैट ट्रैवल एट स्पीड ग्रेटर देन मैक 5। तो अपन को ये पता चल गया कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती क्या हैं। हाइपरसोनिक मतलब क्या? मैक 5 ट्रैवल स्पीड, मैक 5 से ज़्यादा की स्पीड से ट्रैवल करती हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स की डिफिनीशन हो गई है। ठीक है, देन अब एक बात और समझ लो, जब कहीं पे स्क्रैमजेट दिखाई पड़ेगा ना, तो स्क्रैमजेट के संदर्भ में एक चीज़ याद रखना, इसको एयर ब्रीदिंग इंजन भी कहा जाता है, क्योंकि एयर ब्रीदिंग इंजन होता है ये। ठीक है, इसमें बस यही कीवर्ड याद रखना स्क्रैमजेट के कॉन्टेक्स्ट में, एयर ब्रीदिंग इंजन। एयर कौन सा यूज़ करूँ मैं? एयर ब्रीदिंग इंजन कहीं तो आना चाहिए यार ये प्रीलिम्स वगैरह में। ठीक है, एक मैं अच्छा सा कंपैरिजन बता दे रहा हूँ, अगर याद रह जाएगा तो बहुत बढ़िया। 2 कीवर्ड होते हैं, एक होता है स्क्रैमजेट, एक होता है रामजेट। ठीक है, रामजेट में क्या होता है, जब एयर एंटर करती है ना इस इंजन में, तो उसकी स्पीड को लो कर दिया जाता है ना, सब सोनिक स्पीड में लेकर के आ जाते हैं। लेकिन स्क्रैमजेट में जब एयर एंटर करती है ना, तो उसको सुपरसोनिक स्पीड में ही रखते हैं, उसकी स्पीड एयर की स्पीड को मतलब लो नहीं करते हैं कंप्रेस करने से पहले। बस ये छोटा सा डिफरेंस आपको अगर याद रहेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसका नाम है शहजाद भट्टी, और रेडिकलाइजेशन इंटरनल सिक्योरिटी के अंतर्गत एक टॉपिक रहता है। अगर उसमें अगर आपको नोट्स में अपने कहीं पे लिखना हो मेंस में, तो आप अपने मेंस के नोट्स में इसको लिख सकते हो, इंटरनल सिक्योरिटी में शहजाद भट्टी।
उसमें ये लिख लेना कि इनका जो है मोडस ऑपरेंडी क्या रहती है, दे रिमोटली कंट्रोल द एंटायर ऑपरेशंस, उस तरीके से। बट फ़िलहाल अभी जो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, ये यूपी स्पेशल के अंतर्गत यूपी पीसीएस के लिए है बेसिकली। फैमिली सर्चेस फॉर आंसर, 20-year-old ब्रेड विनर फॉल्स टू ल्यूर ऑफ टेरर मनी। तो इसका एक एग्जांपल आप याद रख लियो तो बहुत बढ़िया। कृष्णा मिश्रा नाम है इसका, इसको गोरखपुर से अरेस्ट किया गया, एटीएस ने इसको अरेस्ट किया। सेट द पाकिस्तान बेस्ड रेडिकल ग्रुप यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू ब्रेन वॉश द यूथ। बस इतना ही याद रखो ना, मेंस में ज़्यादा वैसे भी याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लिख नहीं पाओगे। क्या नाम उसका, कृष्णा मिश्रा। कहाँ से पकड़ा गया, गोरखपुर से। एटीएस ने क्या बोला, सोशल मीडिया यूज़ किया गया। अब देखो ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा कोट, इफ़ यू डू नॉट चेंज डायरेक्शन यू मे एंड अप वेयर यू आर हेडिंग। ये ऐसे लाइक कोट लगा मुझे। देन ये कीवर्ड है, इसको अगर आप याद रख सकते हो तो बहुत बढ़िया, क्लाइमेट इन एक्शन। ओके, फ्रॉम वीमेन इन पंचायत, मैसेज फॉर पार्लियामेंट। बेसिकली वीमेन रिजर्वेशन ने वीमेन का रिप्रेजेंटेशन तो बढ़ा दिया, बट वीमेन अभी एम्पावर्ड नहीं है, वो अपने खुद के डिसीजंस नहीं ले पाती हैं। तो इंस्टीड ऑफ क्राइंग ओवर इट दैट द सरपंच पति इशू परसिस्ट, what we are doing actually, we must know the whatever the plans we are implementing to alleviate this problem। तो उसके अंतर्गत आप इसको यूज़ कर सकते हो एग्जाम्पल के रूप में कि पुष्पांजलि भूयान जो है, शी इज़ अ वीमेन सरपंच इन नमनगुड़ा, अ विलेज नियरली 5000 पीपल इन उड़ीसा। तो उसने किस तरीके से जो है वीमेन के ऊपर हो रहे वायलेंस को रोकने के लिए बेसिकली एफर्ट किया है ना। इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे वाली क्लिप डाल दूंगा, न्यूज़ क्लिप, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। और इसके अंतर्गत इस प्रोग्राम को याद रखो, हम लोग कई दफ़ा भूल जाते हैं, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, इस प्रोग्राम को याद रखो, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छी न्यूज़ थी मेंस के लिए ये। देन हमारे पास क्या आया, हु काउंट्स इंडियाज़ रोड एक्सीडेंट। अभी हम लोगों ने किसी एक दिन रोड एक्सीडेंट के ऊपर कुछ बात किया था। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको पता है तो बताओ। रोड एक्सीडेंट के ऊपर एक E4 फ्रेमवर्क है, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो E4 फ्रेमवर्क क्या है। उसके अलावा इसमें बेसिकली डेटा डिस्क्रिपेंसी की बात करी गई। तो अपन का काम ये है कि डेटा अपन को पता होना चाहिए। तो याद कर लो कि मौत के हिसाब से 2024 में 1.77 लाख पीपल डाइड इन रोड एक्सीडेंट। बस एक लाइन यही याद रख लो, और एक साथ में ये भी याद रखो तो बहुत बढ़िया कि EDAR प्रोजेक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंटल रिपोर्ट और इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस, IRAD सिस्टम, ठीक है। IRAD सिस्टम और EDAR, ये 2 कीवर्ड याद रहेगा ना, तो ये वाले टॉपिक में किसी भी तरीके से आप कुछ तो लिख दोगे, ठीक है। देन ये मुझे ऐसा लगा कि इन रिवर्स को प्रिपेयर करना चाहिए प्रीलिम्स के लिए। ये एक सिस्टम का नाम है, इसका नाम है तारा सिस्टम। तारा का मतलब टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन सिस्टम, तारा सिस्टम। ये तारा सिस्टम जो है इंडिया का इंडिजिनियस सिस्टम है, हमने खुद ने बनाया है। इसकी कर क्या रहा है बेसिकली, अभी तक क्या होता है यहाँ पे इसमें बताया गया ग्रेविटी बॉम्ब्स के बारे में। ग्रेविटी बॉम्ब्स क्या होते हैं ना, वो अनगाइडेड बॉम्ब्स होते हैं, उनको कहीं पे भी फेंक देते हो आप, तो ज़रूरी नहीं जहाँ पे आप टारगेट कर रहे हो वो वहीं पे गिरें। तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स को डिज़ायर्ड लोकेशन पे डिलीवर करने के लिए अपन को कुछ चाहिए बेसिकली, गाइड करने के लिए। तो ये उस तरीके का सिस्टम है। तो इंडिजिनियस ग्लाइड वेपन सिस्टम जो है, इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो ये लिखा हुआ है, अपन को इतना ही पता होना चाहिए फ़िलहाल के लिए, बाकी जितना ज़्यादा आप जानो आपकी इच्छा। तारा इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियस ग्लाइड वेपन सिस्टम टू कन्वर्ट अनगाइडेड वार हेड्स इंटू प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स। देन देखो ये एक यूनिक सी प्रॉब्लम दिखाई पड़ी। ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड स्ट्रगल्स टू अब्जॉर्ब सरप्लस सोलार पावर डिस्पाइट रिकॉर्ड डिमांड। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि आप पावर सेक्टर में मेंशन कर सकते हो कि इवन दो द सोलर रूफटॉप अभियान जो चलाया जा रहा है, या फिर जो लोग
सोलार पावर जनरेशन कर रहे हैं तो उनकी इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ही नहीं की जा रही, पावर जनरेशन कर्टेल किया जा रहा है। तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है। क्यों कर्टेल किया जा रहा है उसके लिए एक कीवर्ड इन्होंने दिया है, प्लान्स टू रिड्यूस जनरेशन टू मेंटेन सिस्टम स्टेबिलिटी। सिस्टम स्टेबिलिटी के नाम पे जो है जनरेशन को कर्टेल कर रहे हैं। देन ये एक अच्छी सी न्यूज़ है, इसको प्रिलिम पर्सपेक्टिव से समझ लेते हैं। HPV वैक्सीन, HPV वायरस के बारे में समझ लेते हैं हम लोग। इम्पॉर्टेंट बातें जो हैं, HPV वायरस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये एक डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, बेसिकली स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से फैलता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने एक वैक्सीन मतलब भारत में बनाई गई है, उसका नाम है सर्वावैक। अब मैं तो ऐसे ही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, वैसे थैंक यू समबडी करेक्टेड मी ऑन द सॉसर। महानदी का जो डेल्टा है वो सॉसर शेप में है, सॉकर नहीं, सॉसर शेप में, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं सर्वावैक ही बोल रहा हूँ, इसको भी करेक्ट कर देना। तो सर्वावैक वैक्सीन बनाई गई है। ये वैक्सीन बेसिकली कई सारी एजेंसी मिल करके काम करती हैं तो बनाई जाती है। वैसे सीरम इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का नाम इसका इस कॉन्टेक्स्ट में आता है बनाने वालों में। ये जो सर्वावैक वैक्सीन है ना, ये क्वाड्रूवैलेंट है, बेसिकली 4 स्ट्रैंड्स के अगेंस्ट काम करती है। और इसमें 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, लाइक गर्ल्स हैं, उनको जो है देने के लिए शुरू किया गया अभियान। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो वैक्सीन है ना, ये जेंडर न्यूट्रल है, ये बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए, क्योंकि ये जो HPV वायरस है ना, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स जो हैं, ऑर्गन्स जो हैं, उनको बेसिकली इन्फेक्ट करता है ना। तो ये प्रॉब्लम्स हैं इसमें। तो हम लोगों ने क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें समझ ली। और एक चीज़, जो हम वैक्सीन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो सिंगल डोज वैक्सीन दे रहे हैं ना, एक डोज दे रहे हैं। तो हमने समझ लिया डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है, STI है या फिर STD याद करके रखो। और देन सिंगल डोज एडमिनिस्टर कर रहे हैं। और एक चीज़ ये है कि इसमें क्या होता है, ये रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। देन वायरस लाइक पार्टिकल, VLP, ये कीवर्ड इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया, वायरस लाइक पार्टिकल। इसमें क्या होता है कि एक इस तरीके का मॉलिक्यूल बनाते हैं जो वायरस जैसा होता है, लेकिन तो वायरस जैसा होता है पर उसमें कोई लिविंग सिस्टम नहीं होता, इसलिए इन्फेक्ट करने की संभावना नहीं होती। इसमें ऐसा नहीं होता है कि आप इस वैक्सीन को ले रहे हैं तो गलती से जो है ये आपको इन्फेक्ट भी कर दे, है ना। तो ऐसा कोई लिविंग सिस्टम उसमें नहीं होता है। तो बस इतना सा जान लीजिए इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने कितना टाइम हुआ, 22 मिनट। हम लोगों ने 12 का कर लिया, 11 का कर लिया, देखते हैं 10 का। कई दफ़ा मैं कर लेता हूँ लेकिन वीडियो बनाने की इच्छा नहीं होती है। सोमनाथ मंदिर के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट बात थी तो हम लोगों ने पढ़ ली थी। ये देखो कि वनडे एग्ज़ाम्स में काम आता है कि हंगरी में नया प्राइम मिनिस्टर कौन बना है, उसका नाम है पीटर मग्यार। Peter Magyar has become the new prime minister of Hungary. Then Mount volcano erupts। तो एक ये है माउंट दुकोनो, ये इंडोनेशिया में है, बस इसको इतना पता होना चाहिए। माउंट दुकोनो कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है। ओके, इसमें ये वाला लाइन आप याद कर लो, है ना। इसमें याद रख लो कि ड्रोन्स आर रीशेपिंग ऑपरेशंस अलोंग बॉर्डर्स। ये इतना लाइन याद रख लो, बहुत बढ़िया हो जाएगा। क्लाइमेट इन एक्शन, ड्रोन्स आर रीशेपिंग ऑपरेशंस अलोंग बॉर्डर्स, ऐसा मुझे लगता है। ऐसे लाइन लर्न कर लेनी चाहिए, क्योंकि लिखते वक्त ना सिर्फ ड्रोन आता दिमाग में। रीशेपिंग द क्या है लाइन, रीशेपिंग ऑपरेशंस अलोंग बॉर्डर। ओके, देन कुछ और है क्या। ये देखो, ये न्यूज़ आई है कि लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी इज़ नेक्स्ट CDS। तो हमारे नए CDS हैं, उनका नाम है राजा सुब्रमणी, लेफ्टिनेंट जनरल राजा NS राजा सुब्रमणी। तो मैं आपको बता दूं कि जो CDS की जो पोस्ट है 2019 में बनाई गई थी, और इसमें 4 स्टार का जो ऑफिसर है उसको CDS बनाया जाता है। ये जो CDS होता है, ही और शी हेड्स द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। DMA का जो हेड होता है वो ये होते हैं। इसके संदर्भ में एक बात और ये जान लो कि इट डज़ नॉट एक्सरसाइजेज ऑपरेशनल कमांड। मतलब ऐसा नहीं है कि इनके कहने पे जो है कहीं पे भी अटैक हो जाएगा। डज़ नॉट एक्सरसाइजेज ऑपरेशनल कमांड ऑफ डिफेंस। ओके,
तो ये हो गया। और एक बात समझ लो कि पहले विपिन रावत जी थे, देन दूसरे अनिल चौहान, उसके बाद तीसरे नंबर पे ये आए। फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे बढ़ते। अग्नि मिसाइल विद MIRV सिस्टम। ये MIRV सिस्टम क्या है? मल्टीपल एंट्री क्या है? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल। बेसिकली MIRV का मतलब है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल। अभी तक क्या होता था, कहीं पर हमें अटैक करना होता था तो हम मिसाइल का यूज़ करके उसके ऊपर वार हेड रख देते थे और मिसाइल वहाँ पे डिलीवर कर देती थी। इसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि हम एक ही टारगेट शूट कर पाते थे। बट इस वाले सिस्टम से क्या होगा, ये मिसाइल पहले ऊपर जाती है एटमॉस्फेयर के बाहर, वहाँ जाने के बाद इसके जो वार हेड्स होते हैं ना वो अलग अलग हो जाते हैं और वो वापस फिर से एटमॉस्फेयर के अंदर आती है ना। उसके बाद अलग अलग टारगेट्स में वो चला जाता है वार हेड। ये इसका मैकेनिज़्म है। इसको री एंट्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर से बाहर जा कर के फिर से एटमॉस्फेयर के अंदर आती है, इसलिए इसको री एंट्री कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें अग्नि का कौन सा वेरिएंट यूज़ किया गया है एक्सप्लिसिटली नहीं बताया है। Political governors are dangerous. It's a fine headline, and we will learn it. Political गवर्नर्स आर डेंजरस। बस इतना ही हेडलाइन लर्न करनी है। ठीक है, राजेंद्र औरलेकर। इंडियाज़ इनफॉर्मल सेक्टर बिकमिंग लेस इंडेप्टेड आल्सो इन्वेस्टिंग लेस। ये जो टॉपिक रहता है मेंस में काम आता है, इसको आप एक बार देख लो, फ़ोटो खींचने का मन करे तो खींच लो। एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइज। चलो तो देखो 10 तारीख को कुछ ज़्यादा खास न्यूज़ नहीं थी, तो आज हम लोगों ने 3 दिन का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर कवर कर लिया है। ठीक है, थैंक यू। और मैं ये वीडियो रखता हूँ। ये मदर्स डे के ऊपर ये आर्टिकल लिखा है, मामा मियाँ। ठीक है, थैंक यू।